काशीपुर दौरे पर सीएम धामी। गुरु तेग बहादुर 350वीं शहीदी जयंती पर नगर कीर्तन में हुए शामिल। उनके बलिदान और शिक्षाओं को किया गया याद। प्रदर्शन सम्मेलन में सीएम धामी ने की शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की खुलकर सराहना। कहा, आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। उत्तराखंड सरकार पर विपक्ष का हमलावर। कैबिनेट विस्तार और राज्य में आई आपदा को लेकर सरकार की कार्यशैली पर उठे सवाल। हरीश रावत ने किया जोरदार हंगामा। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। केदारनाथ में बड़ी भक्तों की रौनक। भारी बारिश के कारण यात्रा को लगाई गई थी रोक। उत्तरांचल प्रेस क्लब में द्वितीय उत्तराखंड फिल्म अवार्ड की घोषणा। 6 दिसंबर को उत्तराखंड देहरादून में आयोजित होगा कार्यक्रम। अभिनेता हेमंत पांडे को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर है, जहां आयोजित गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर उन्होंने नगर कीर्तन में भाग लिया। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और शिक्षाओं को भी याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नगर कीर्तन सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये गुरु जी के महान संदेश और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम भी है। नगर कीर्तन के श्री ननकाना साहब आगमन पर संगत के सभी सदस्यों, सभी उपस्थित महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा बताया गया कि नगर कीर्तन यात्रा असम के धोबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री आनंदपुर साहब पहुंचकर ये पूरी होगी। मेरा मानना है कि ये नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, एकता और हमारे गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में आयोजित प्रभु जन सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खुलकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को आपको बता दें बदौलत संभव हो पाया है। तो वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कश्मीर मुद्दे से लेकर डिजिटल इंडिया तक की उपलब्धियों का उल्लेख किया, साथ ही उत्तराखंड की प्रगति पर भी प्रकाश डाला। काशीपुर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है, औद्योगिक नगर है। और एक तरह से जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई शहर पड़ता है तो इधर काशीपुर पड़ता है। और मेरा काशीपुर से बहुत बचपन से बड़ा संबंध रहा है और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। प्रबुद्धजनों से संवाद हुआ है, सभी के विचार जाने हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जगत, व्यापारी जगत, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया जगत के लोग, समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और ये संवाद
इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे संवादों से समाज के अंदर जो चीज़ें चल रही होती है उनकी जानकारी मिलती है, सरकार को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, नीतियों को बनाने में बहुत सहायता मिलती है। इसको हम राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसको ऐसे बढ़ाएंगे। 2027 की तैयारी धामी सरकार किस तरीके से कर रही है? आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के, या अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, समाज के अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, हमारी नीतियां पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त दो बड़े मोर्चों पर गरमाई हुई है। एक ओर जहां धामी सरकार ने कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में आई भयंकर आपदा को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इन दिनों मुद्दों ने सियासी, आपको बता दें, तापमान बढ़ा दिया है। साथ ही मौजूदा समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली और कई बीजेपी विधायक लगातार मुलाकातों और लॉबिंग के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। रावत ने कहा कि जब उत्तराखंड भीषण आपदा से जूझ रहा है, तब बीजेपी के मंत्री और विधायक सिर्फ कुर्सी की राजनीति में लगे हैं। राज्य में भयंकर आपदा आई है, चतुर्दिक, और भाजपा के मंत्रीगण विधायक केवल कुर्सी कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है, और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। केवल मुख्यमंत्री कहीं जाकर के रश्मदायगी कर रहे हैं, बाकी कहीं पर भी जो आपदा का वास्तविक कार्य होना चाहता नहीं हो रहा। आप कराली को देख लीजिए, क्या क्या काम हो रहा है, और आप थराली और कपकोट के पीड़ितों को देख लीजिए। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने उनके पुनर्वासित आदि के विषय में बहुत उत्साहपूर्ण बातें कही हैं। देखते हैं। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां हिमालय कार्यक्रम के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी उस कार्यक्रम में उपस्थित, साथ ही वहां पहुंच सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इन सब विषयों पर लगातार चर्चा और परिचर्चा में भाग लेते हैं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय बहन मधु भट्ट जी, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हिमालय प्रेमियों को, पर्यावरणविदों को और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों का यहाँ आने के लिए और इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही
मैं आज आप सभी को हिमालय दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हिमालय पुरुष श्री अनिल प्रकाश जोशी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनका संपूर्ण जीवन हिमालय एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए निस्वार्थ रूप से समर्पित किया है। सच में जब कभी भी आप मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, आपसे हमेशा प्रोत्साहन मिलता है और प्रकृति को मानने की बात जो उन्होंने अभी हम सबके समक्ष कही, वो बार बार इसका स्मरण मुझे कराते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय मात्र बर्फीली चोटियां, विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। ये न केवल भारत के उत्तर में अटल प्रहरी का काम करता है, बल्कि इसकी पर्वतीय नदियां पूरे देश की जीवन धारा है। इसके बारे में अभी किशोर उपाध्याय जी मुझे पूरे देश के सभी राज्यों में समृद्ध भी बता रहे थे और क्या ताकतवर भी बता रहे थे, शक्तिशाली है केंद्रीय रूप से। उसका सबसे बड़ा कारण तो हिमालय ही है। सबसे बड़ा हमारा 70% से अधिक भूभाग जो वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और देवों की कृपा से भी आच्छादित है। क्योंकि जहां आप जाएंगे पूरे राज्य के अंदर आपको वनों की एक बड़ी श्रृंखला दिखाई देगी, पर्वतों की श्रृंखला दिखाई देगी और इसके साथ साथ देवों के और देव स्थानों की भी एक बड़ी श्रृंखला जो कभी समाप्त नहीं होती है। जहां तक आप जाएंगे एक न एक देव स्थान भी आपको दिखाई देगा। तो जहां इतनी प्रकृति के द्वारा दिए हुए इतने सारे उपहार हों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त इतना आशीर्वाद हो, तो सच में मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि हम सब, मैं अकेला नहीं, हम सब पूरे देश के अंदर सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली लोगों में से है। देवभूमि उत्तराखंड का एक एक जन, जो केवल आपने मुझे उद्धृत किया है, मैं ये हर एक उत्तराखंड वासी को उद्धृत करता हूं, हर एक हिमालय वासी को उद्धृत करता हूं। जहां हिमालय और इसकी पर्वत श्रृंखलाएं केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक चेतना की अनमोल धरोहर भी है। इसकी ऊंचाइयों से हमारे राष्ट्र का गौरव समाया हुआ है और इसकी घाटियों में हमारे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भी छिपा हुआ है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां, जैव विविधता से भरपूर वन हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय की गोद में बसे हमारे गांवों में सदियों से सभ्यताएं भी पनपती रही हैं और हिमालय हमेशा से हमारी पहचान और परंपराओं का वाहक रहा है। हिमालय के विस्तार और महानता का परिचय हमें महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है, जहां एक श्लोक के माध्यम से, कि जिसका अर्थ ये है कि हिमालय पर्वत का विस्तार समुद्र से लेकर चंद्रमा तक माना गया है। देवताओं ने इसे अपना सदन बनाया है और वे सदा यहां निवास करते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी ने, किशोर उपाध्याय जी ने और मैं समझता हूं पहले के वक्ताओं ने भी बहुत सारी बात रखी होगी। आज पूरा दिन आपको हिमालय 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 हम सब के मन में भर जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज मैं और अभी किशोर उपाध्याय जी एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने
संयुक्त रूप से प्रयास किया है कि 2 तारीख को हम क्या करेंगे। अभी यहां से बोल रहे थे ना, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं लग रहा है। एक बार जोर से बोलिए, कौन सा दिवस होगा। थोड़ा भाई साहब भाषण सुनते 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 मुझे लग रहा है कि चैतन्यता थोड़ा सा कम हुई है। इससे थोड़ा चैतन्यता भी होनी चाहिए ना। तो एक बार ताली तो बजाइए आप लोगों को चैतन्य करने के लिए। हम सब भूल गए हैं, हम लोग थोड़ी देर में हिमालय में ही हम लोग खो गए हैं। इस समय हिमालय में खोना है लेकिन चैतन्य रहना है। ऋषि मुनि भी हमारे साधना में लीन रहते थे, लेकिन उनके चारों तरफ एक क्या था, घेरा बना रहता था, सुरक्षा कवच। तो हमारी चैतन्यता भी उस प्रकार की बनी रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि आदरणीय जोशी जी ने कहा कि 2 तारीख को बुग्याल दिवस होगा, 3 तारीख को होगा ग्लेशियर दिवस। अब मैं बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिए। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को नदी का दिवस, नदियों का, ठीक है। 5 तारीख को वनों का दिवस, 6 तारीख को हवा का दिवस और 7 तारीख को मिट्टी का दिवस। 8 तारीख को हिमालय से जनजीवन, पहाड़ से मैदान तक का दिन। यानी कि जो हिमालय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पहाड़ से मैदान की ओर। जो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है पहाड़ से, वो मैदान को फायदा कर रहा है, मैदान के लिए जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि वहां चेपड़ों में बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कई घर उसमें समा गए हैं, धराली में आपदा आ गई है, पूरा धराली उसमें समा गया है, बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में आपदा आ गई है, या पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास के क्षेत्र में आपदा आ गई है। तो मैं तो देहरादून में बैठा हूं, मैं देहरादून में बैठी हुई हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो एक न एक दिन हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। जब ये भाव हमारे मन में आएगा तो हम हिमालय के, प्रकृति के, नदियों के, जल के, हवा पानी सबके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे। और छोटी छोटी आदतों में, दिनचर्या में, रोज के दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करेंगे और लोगों को भी हम इस दिशा में प्रेरित करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई
पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। आदेश के बाद उत्तराखंड में 15,000 से अधिक शिक्षकों को नौकरी पर संकट खड़ा हो गया। वहीं अदालत ने 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। इस फैसले को लेकर शिक्षक संघ आंदोलन की राह पर है और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना है कि 15-20 साल में पढ़ा रहे शिक्षकों को, आपको बता दें कि उनका कहना है कि पढ़ा रहे सभी शिक्षकों के लिए अब टीईटी पास करना संभव नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से केंद्र के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की अपील की ताकि पुराने शिक्षकों की नौकरी पर खतरा न आए। रावत का तर्क है कि नए बैच के शिक्षक ये परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों पर इसे लागू करना अन्याय होगा। ये कहना कि अब वो आज टीटी कर रहे हैं, वर्षों पहले उन्होंने एजुकेशन ली और आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करे, वो बहुत कठिन काम है और राज्यों को चाहिए ठीक तरीके से जो है अपना केस रखे और ताकि आगे के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो। या अभी अभी जो लोग बैचेज आए हैं 2-4 साल 4-6 साल पहले, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर सकते हैं, लेकिन 20-20 साल 15-15 साल जिनको हो गए हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जो है, टीटी पास करना कठिन काम है, नहीं कर पाएंगे तो सैकड़ों हजारों शिक्षकों की आजीविका पर तलवार लटक जाएगी। इसलिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखने चाहिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड में विशेष स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। डॉक्टर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं आम जन तक पहुंचे, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में। वहीं डॉक्टर कुमार ने कहा कि ये पखवाड़ा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में संचालित किया जाएगा। देखिए 17 सितंबर यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक जो है स्वास्थ्य विभाग पखवाड़े के माध्यम से कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगा। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के निर्देश पर
और इस बार का जो थीम होगा वो होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो इसी के तहत जो है नारी पे फोकस करते हुए जितने भी हमारे स्वास्थ्य कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और इसमें जो मुख्य जो हमारा फोकस होगा वो वुमेन हेल्थ स्क्रीनिंग पे होगा, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर इत्यादि पे भी जो है स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके अलावा मैटरनल और चाइल्ड केयर पर भी जो है फोकस रहेगा। साथ साथ निक्षय मित्र एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाया जाएगा और ब्लड डोनेशन कैंप्स पे भी स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।